हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिस्प्यूट सर्कल। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास का सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें विभिन्न एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। और इस सीरीज के अन्य वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नहीं आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एसएससी, रेलवे, व्यापम, सीजीपीएससी, अदर स्टेट पीएससी एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन ए गिरिव्रज, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कौशाम्बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कौशाम्बी। तो गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो अलग अलग समय में मगध साम्राज्य की राजधानी रही है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी महिपाल। तो सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर, आप लोगों को अगर आता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मपाल। ऑप्शन ए धर्मपाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के शासक धर्मपाल ने की थी, ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी सांड, ऑप्शन डी हाथी और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बाघ, गेंडा, सांड, हाथी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, कौन से अवशेष प्राप्त नहीं हुए, कौन से पशु का? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाघ, गेंडा, सांड, हाथी सभी के अवशेष क्या प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मौखरी शासकों की राजधानी थी? ऑप्शन ए थनेश्वर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी पुरुषपुर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले ऑप्शन को देखिए, थानेश्वर। थानेश्वर तो इसकी राजधानी नहीं है। हाँ, ऑप्शन बी कन्नौज, मौखरी शासकों की राजधानी ऑप्शन बी कन्नौज थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है, मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी, ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं? ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1017, ऑप्शन सी 1128, ऑप्शन डी 1020। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1028। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, सूची 1 राजवंश एवं सूची 2 राजधानी को मिलाइए। सूची 1 में पहला दिया है प्रतिहार, सूची 2 में अ दिया है तंजौर और दूसरा दिया है चोल, और सूची 2 में दिया है ब अनहिलवाड़ा, और सूची 1 में तीसरा दिया है परमार, और सूची 2 में स दिया है धार, और चौथा सोलंकी दिया है, और द दिया है कन्नौज। तो इसके ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1 का द और 2 का अ, 3 ब, 4 स। ऑप्शन बी में 1 द, 2 का स, 3 का ब, 4 का अ। ऑप्शन सी में 1 का द, 2 का ब, 3 का अ, 4 का स। ऑप्शन डी में 1 का द, 2 का अ और 3 का स, 4 का ब। तो चलिए इसकी जोड़ी मिलाते हैं, इसको जोड़ी मिलाते हैं। तो प्रतिहार की अगर बात करें तो प्रतिहार राजवंश की राजधानी की अगर बात करें तो कहाँ था? कन्नौज था। ठीक है, प्रतिहार राजवंश की राजधानी की बात करें तो कन्नौज था। ठीक है, और चोल वंश की राजधानी की बात करें, चोल राजवंश की राजधानी की बात करें तो कहाँ था? तंजौर था। ठीक है, परमार की राजधानी की अगर बात करें तो कहाँ था? धार। ठीक है, वहीं हम सोलंकी राजवंश की अगर राजधानी की बात करें तो कहाँ है? था अनहिलवाड़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे के सारे जोड़ी हम मिला लिए हैं। तो देखते हैं पहले का द। ठीक है, 1 का द और 2 का क्या है? अ, 2 का अ। ठीक है, 2 का अ और 3 का स, 3 का स, 3 का स, 3 का स। ठीक है, और सोलंकी 4 का ब। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पे दिख रहा है 1 का द। 1 का द तो ऑप्शन ए में भी दिख रहा है, और ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। सारे के सारे ऑप्शन में 1 का द दिख रहा है। और देखते हैं 2 का अ, ऑप्शन
ए में दिख रहा है, ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, मतलब ऑप्शन बी तो कट गया। ऑप्शन सी में 2 का ब दिख रहा है, जबकि 2 का आ होना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया, कट गया। लेकिन वही ऑप्शन डी को देखें तो 2 का आ दिख रहा है, मतलब ऑप्शन ए और डी दोनों भी होने की पॉसिबिलिटी है। अब तीसरे नंबर का प्रमाण का अगर देखें, प्रमाण का क्या है, धार, मतलब 3 का स, 3 का स पहले ऑप्शन में देखें तो नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। 3 का स होना चाहिए, 3 का यहाँ पर दिया है, तो 3 का स हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमें सही आंसर मिल गया है। देख लेते हैं, सोलंकी का अनिलवाड़ा, 4 का ब, ठीक है, तो सही आंसर आपको मिल गया है ऑप्शन डी, ठीक है। 1 का द, 2 का अ और 3 का स और 4 का ब। एक बार मैं बता देता हूँ, प्रतिहार राजवंश की राजधानी कन्नौज है, चोल राजवंश की राजधानी तंजौर है और प्रमार का धार है, सोलंकी का अनिलवाड़ा है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा इन सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है नंद वंश, दूसरा दिया है शुंग वंश, तीसरा दिया है मौर्य वंश और चौथा दिया है अर्यंक वंश। उत्तर निम्न कूटों में से चुनिए। ऑप्शन ए दिया है 2, 1, 4 एवं 3। ऑप्शन बी दिया है 4, 1, 3 एवं 2। ऑप्शन सी दिया है 3, 2, 1 एवं 4। ऑप्शन डी दिया है 1, 3, 4 एवं 2। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको कालक्रम अनुसार अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका हरियंक वंश, ठीक है, हरियंक वंश आएगा, 4 आएगा पहले, हरियंक वंश आएगा। उसके बाद आएगा दूसरे नंबर में नंद वंश आएगा, ठीक है, हरियंक वंश के बाद नंद वंश। नंद वंश के बाद आएगा तीसरे नंबर में मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आपका आएगा शुंग वंश, ठीक है। तो पहला क्या है 4 हरियंक वंश, हरियंक वंश के बाद आएगा आपका दूसरा नंद वंश, नंद वंश के बाद आपका आएगा तीसरे मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश लास्ट में, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 कहाँ पे दिख रहा है, 4, 1, 3, 2। पहले ऑप्शन को देखें तो दूसरा दिख रहा है, दूसरा नहीं, हमें पहले नंबर में तो चौथा चाहिए ना हरियंक वंश, तो ऑप्शन ए तो कट जाएगा। ऑप्शन बी, हाँ 4 दिख रहा है पहले नंबर पे, उसके बाद 4 के बाद नंदवंश 1, ठीक, उसके बाद मौर्य वंश 3, ठीक, उसके बाद शुंग वंश 2, मतलब हमें सही आंसर मिल गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आया था आपका हरियंक वंश, हरियंक वंश के बाद आया था आपका नंद वंश, नंद वंश के बाद आया था आपका मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आया था आपका शुंग वंश, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला स्टेटमेंट दिया है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। थर्ड स्टेटमेंट है, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए, ठीक है। आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके आधार पर कूट दिया, उसके आधार पर आपका आंसर देना है। तो ऑप्शन ए दिया है 1, 2 एवं 3 सही है। ऑप्शन बी दिया है 1 एवं 2 सही है। ऑप्शन सी दिया है 1 एवं 3 सही है। ऑप्शन डी दिया है 2 एवं 3 सही है। तो बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देखते हैं पहला स्टेटमेंट को। तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। तो पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, बिल्कुल राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। उनका प्रशासन केंद्रीकृत नहीं था, ठीक है, नितांत केंद्रीकृत नहीं था। थर्ड स्टेटमेंट देखें, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 1 एवं 3। तो जिस भी ऑप्शन में हमें 1 एवं 3 देखने को मिलेगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन को देखें तो 1 एवं 2 एवं 3 सही है, बोल रहा है तीनों सही हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों तो सही नहीं है ना। ऑप्शन बी को देखें, 1 एवं 2 सही हैं, तो ऑप्शन बी भी क्या होगा, हमारा गलत होगा, क्योंकि एक तो सही है लेकिन दूसरा क्या है हमारा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब बी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी को देखें, 1 एवं 3 सही है, हाँ बिल्कुल राइट, हमें सही आंसर मिल गया ऑप्शन सी, क्योंकि 1 एवं 3 ही तो सही है ना यहाँ पे, ठीक है।
तो ऑप्शन सी सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए कुषाण गांधार कला शैली, ऑप्शन बी मुगल अजंता चित्रकारी, ऑप्शन सी मराठा पहाड़ी चित्र शैली, ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता चित्रित धूसर मृद भांड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुषाण गांधार कला शैली। ठीक है, कुषाण गांधार कला शैली। गांधार कला शैली कुषाण काल में विकसित हुई थी, ध्यान रखिएगा। कुषाण गांधार कला शैली जो है कुषाण काल में विकसित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। गुप्त काल का कौन शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर, यदि आता है आप लोगों को तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ठीक है, तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था समुद्रगुप्त। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, धन्यवाद।